जो कि सभी देशवासियों को इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि इस तरह की जानकारियां भारत के लिए बहुत चिंताजनक हैं। इस तरह की जानकारियां आने वाले समय में अगर अभी से हम लोगों ने इस पर चर्चाएं नहीं शुरू की या इस विषय के ऊपर अभी से अध्ययन और अध्यापन शुरू नहीं किया तो देश एक और विभाजन की तरफ आगे बढ़ सकता है। जी हां साथियों, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है दैट इज खालिस्तान। अगर आपको याद हो तो खालसा के स्थान से प्रचलित शब्द है खालिस्तान। पंजाब के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि पंजाबी या सिख मेजॉरिटी के लिए एक अलग देश हो, ऐसे लोगों का स्थान खालिस स्थान, खालसा के स्थान के नाम से जाना जाए, उसे खालिस्तान कहा गया। और ऐसी ही एक घटना आज हुई है जहां पर खालिस्तान समर्थकों के द्वारा पंजाब के पुलिस थाने पर हमला हुआ है और वहां पर पुलिस हाथ बांधकर खड़ी रही। इस विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें पहले बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर हम देश के एक वाकई में जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो ये ध्यान रखें, देश भले ही लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी हमें आर्टिकल 19 के द्वारा एज ए मूल अधिकार गिवन है, लेकिन ये पूरी तरह से हॉलिस्टिकली अवेलेबल नहीं है। इस मूल अधिकार पर हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति में उन शब्दों का इस्तेमाल या उन कार्यक्रमों को नहीं कर सकते जो देश के लिए विभाजनकारी हो या देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हों। लेकिन जो लोग दुनिया को बरगलाने का काम करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी के नाम पर, उन लोगों के द्वारा सामान्यतया भोली भाली जनता को संविधान के आधे कुचले नॉलेज का उपयोग करके जो बरगलाने के तरीके अपनाए जाते हैं उनसे भी सतर्क होना जरूरी है। इसीलिए अवेयरनेस के रूप में नॉलेज जरूरी है। आज के सेशन में हम आपको एक ऐसे ही एपिसोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अभिव्यक्ति की आजादी युक्ति युक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि साथियों, देश में जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, चाहे फिर वो चिकित्सा है या स्वास्थ्य है या फिर आपका पर्यावरण है, विदेशी संबंध है, सुरक्षा, संचार, जो भी हैं, ये सभी विषय राज्य और केंद्र के बीच में बटे हुए हैं। प्रॉपर तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 7 में लिखे हुए हैं। इन दोनों नियमों को यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के नाम से लिखा हुआ है, अर्थात केंद्र किन चीजों पर निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा। उदाहरण के लिए दुनिया के साथ संबंध कैसे हो, यानी विदेशी संबंध कैसे हो, देश में संचार व्यवस्था कैसी हो या देश की सेना कैसी हो, ये विषय एक्सक्लूसिवली केंद्र के पास हैं। लेकिन विषयों में यदि पुलिस की बात होती है तो पुलिस राज्य के विषय में आती है, यानी राज्य सरकार के हिस्से आती है, और राज्य सरकार के हिस्से पुलिस आती है। यह जानकारी शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर गिवन है। अच्छा, यह जानकारी भी क्यों दी आपने? क्योंकि आज जिस विषय पर हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें जिनके द्वारा पुलिस थानों पर हमला किया गया है वे व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर इस प्रकार की गतिविधि को सही ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मूक बघीर बनकर खड़ी रही वो पुलिस है। असल मायने में वो पुलिस नहीं, वो राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर की पालना कराती है। 600 पुलिस वाले 1000 प्रदर्शनकारियों के सामने अगर सरेंडर कर दें तो इससे शर्मिंदगी की बात लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर की घटना आप सुन रहे हैं ये पंजाब राज्य से है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। वही आम आदमी पार्टी की सरकार जिसके ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पंजाब के थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि सिख फॉर जस्टिस नाम का जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, जो खालिस्तान की मांग करता है, अमेरिका में स्थित है, उसके द्वारा आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले फंडिंग दी गई है। और उस चुनाव से पहले दी गई फंडिंग के आरोप अब क्या सही प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार के आरोप थे कि सिख फॉर जस्टिस नामक खालिस्तानी संगठन ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है,
आज उसी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है, पंजाब की सरकार खालिस्तानी समर्थकों के सामने हाथ बांधकर खड़ी रहती है। क्या यह कहना या सोचना, इस दिशा में दिमाग डालना समय उचित है कि क्या खालिस्तान का समर्थन कर रही है? क्या वहां की सरकार खालिस्तान के बारे में कार्य कर रही है? क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले भी मोहाली के अंदर भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जिस समय खालिस्तान समर्थकों के द्वारा नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला किया गया था और पुलिस से उनके कुछ वेपन्स भी छीन लिए गए थे, उनके कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट छीन लिए गए थे और वहां पर भी खालिस्तान के नारे लग रहे थे। खालिस्तान की मांग देश के टूटने की मांग है, क्योंकि देश से एक और देश निकल जाए, इसे आप सेपरेटिज्म नहीं कहेंगे या फिर इसे अराजकतावादी नहीं कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देश के एक हिस्से को तोड़कर, देश से एक हिस्से को तोड़कर अलग देश बनाने की जो ये क्रिया है, या फिर ये जो लोग यहां पर जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये घटना अगर देश को तोड़ने जैसी घटना नहीं है, पृथकतावादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, तो आप इसे और क्या नाम देंगे? वर्तमान में प्रश्न पूछते हैं हम सभी मिलकर के, वर्तमान में भगवंत सिंह मान से, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, जिन्होंने अपने द्वारा दिल्ली में अपने पार्टी के पास पुलिस व्यवस्था ना होने के कारण हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को राज्यपाल उपराज्यपाल पर डाला। आज जब वही स्थिति पंजाब में है, ऐसा दृश्य जिसे देख करके आप उद्विग्न हो उठेंगे। हर देशवासी अपने देश को टूटता हुआ नहीं देख सकता, और देश के टूटने को लेकर के जो लोग खुलेआम घूम करके देश के टूटने की मांग करते हैं, उन्हें आप देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों पर जो जवाबदेही है, ये राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार ऐसे विषय पर क्या कर रही है, ये हर भारतीय जानना चाहता है। और इस हर भारतीय जानना चाहता है वाली बात पर स्पष्टीकरण सरकार दे, क्योंकि अब वो किसी और के पाले में गेंद डालकर ये नहीं कह सकते कि मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं। यानी केजरीवाल ने एक बार जब उन पर इस तरह के आरोप लगे, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से कहते हुए डिफेंड किया कि यदि कोई कहता है कि मैंने फंडिंग ली है, मैं आतंकवादी हूं, तो मैं एक अच्छा आतंकवादी हूं, मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं, क्योंकि मैंने हजारों कमरे बनवा करके देश को समर्पित किए हैं, स्कूल बनाकर दी हैं। तो इस तरह से तो आप में भी और हाफिज सईद में भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफिज सईद भी आतंकवाद फैलाता है, लेकिन लोगों की शिक्षा के लिए मदरसे खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है। ये क्या लॉजिक हुआ कि आपने अगर पैसे लिए हैं, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपको फंडिंग किससे मिली है, आप आंसर दे रहे हैं कि मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मैं लोगों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता हूं। ऐसे तो बहुत से आतंकियों ने किया है, ऐसे तो बहुत से मुंबईया डॉन ने किया है। वो रॉबिन हुड की छवि रखते ही हैं, अपने चाहने वालों के पक्ष में लड़कियों के विवाह कराना, उनके लिए घर दिलवाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, उनके लिए हमेशा द्वंद्व करना, ये तो हर गुंडा करता है। अगर इस तरह की विचारधारा रखते हुए देश विभाजनकारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा, तो शायद हम सब लोग इस बात से बेहद उद्विग्न होंगे। अब आप घटना को देख लीजिए और घटना के बाद में अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, सही मायने में ये जो दृश्य है, इसने मुझे विचलित किया है। मैं अपनी राय सामान्यतया विषयों पर नहीं रखता हूं, लेकिन आपको खबरें ही बताकर रह जाता हूं। लेकिन यदि दृश्य ये सच्चाई के हैं, तो निश्चित ही इन विषयों पर गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। पंजाब में कुछ ऐसा होने जा रहा है, या कुछ ऐसा अंदर ही अंदर बन रहा है, जिसकी कल्पना आपने और हमने लंबे समय से नहीं की थी। साथियों, भारत बहुत खुश था यह सोचकर कि उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान बना दिया। लेकिन 1971 के बाद पाकिस्तान अपनी इसी खून की सी घूंट को पीकर बैठा है। तभी तो बेनजीर भुट्टो के द्वारा भी जर्नैल सिंह भिंडरवाला, जो कि पंजाब को खालिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाना चाहता था, उसका समर्थन करती थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के द्वारा भारत के अलगाववादी भिंडरवाला, जो कि खालिस्तान का प्रवक्ता रहा, जो आज दुनिया में नहीं है, उसका समर्थन किए जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि अगर भारत से पंजाब अलग होता है तो हम बराबरी पर होंगे। यानी जिस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, ऐसे भारत से खालिस्तान को अलग कर दिया जाए। क्या आप और हम ये चाहेंगे
कि भारत के टुकड़े हों, और अगर नहीं चाहेंगे तो जवाबदेही तय करने के लिए लोकतंत्र का अति लोकतांत्रिकरण जो है, जिसमें लोगों को आधा ज्ञान दिया जाता हो कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आपका मूल अधिकार है, जी नहीं, उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लॉ के अंदर लिखे हुए हैं। ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति नहीं है कि आप खालिस्तान के बारे में बोलें कि मैं खालिस्तान का समर्थक हूं, मैं खालिस्तान की बातें करता हूं। ऐसा बोलकर के यदि कोई व्यक्ति देश में अराजकता फैलाए और वो कहे कि मुझे ये संविधान इस आधार को देता है, ये अधूरा सत्य है। सत्य ये है कि आपकी अभिव्यक्ति उतनी ही अलाउड है देश में जिस तक कि देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये मूल अधिकारों में रिटर्न है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, फिर फैसले आपके हैं। इधर देखिए साथियों, खबर है प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह सपोर्टर अटैक पुलिस इन पंजाब इन अंजाला, पंजाब अंजनाला, अजनाला करके एक जगह है जहां पर यह घटना हुई। और साथियों, एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात यह है कि मीडिया के पर्संस जो हैं उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति जवाब भी दे रहा है और कह रहा है कि मैं तो खालिस्तान समर्थक हूं और इसमें गलती क्या है, मैं अगर एक देश चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर मुझे अधिकार मिलना चाहिए। वो व्यक्ति, जो इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, ये ताजा किसी पार्टी का लीडर बना है। वारिस पंजाब दे नामक कोई पार्टी बनाता है, चुनाव से पहले पार्टी बनती है और यह एक लीडर बनकर आ जाता है। दुबई से लौटकर आया है और लौट करके अंग्रेजी में बढ़िया भाषण छांटता है। यंग है, 26 साल का है, इसे किनका समर्थन है नहीं पता है। और हां, इनडायरेक्टली ये केंद्र सरकार को भी धमकियां देता है कि यदि आपको लगता है कि आप सिखों के ऊपर खालिस्तान की मांग को खत्म करने के लिए कुछ मतलब कड़े फैसले लेंगे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा इंदिरा गांधी ने भी सोचा था, परिणाम आपको पता है। यानी ये व्यक्ति इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को भी ये कहकर चुनौती देता है कि इंदिरा गांधी ने भी खालिस्तान को दबाने की कोशिश की थी। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। परिणाम में खालिस्तान की जब को दबाने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, परिणाम यह निकला कि उससे सिख नाराज हुए और सिखों ने नाराज होकर के एक सिख गार्ड, बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। तो क्या यह व्यक्ति इतना बड़ा डेमोक्रेसी का प्रवक्ता हो गया है कि यह खुलेआम देश की केंद्र सरकार को धमकी देता है, डेमोक्रेसी के नाम पर खालिस्तान की मांग को उठाता है? यह किसकी शह पर हो रहा है? जब राज्य की पुलिस, राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य के हाथ में है, तो फिर किस तरह से हमारे देश के अंदर अराजकता की स्थिति नहीं पनप रही है? क्या यह हमें नहीं समझना चाहिए? क्या हो रहा है ये? इधर देखिए, अमृतपाल सिंह एंड हिज सपोर्टर अटैक पुलिस अंडर कवर गुरु ग्रंथ साहिब। और तो और ये व्यक्ति धर्म की आड़ में गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे छिपकर भीड़ के साथ चलते हुए पुलिस थाने पर अटैक करता है। पुलिस थाने से जब पूछा जाता है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब लेकर ये लोग आए थे पुलिस थाने पर हमला करने के लिए, तो हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम पुलिस थाने पर कुछ करते, अगर हम इस गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कुछ एक्शन लेते, तो फिर बेअदबी की शिकायत हो जाती कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो भीड़ थी उस पर कार्रवाई कर दी। मजाक हो रहा है ये। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पूज्य पुस्तक को, जिसे खुद गुरु स्वरूप माना गया है, उसकी आड़ लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस थाने पर अटैक कर रहे हैं। फिर से देखिए, आप सबको पता चलना चाहिए डेमोक्रेसी है अगर ये, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी है ये? पुलिस पिट रही है, पुलिस को पीटने वाले लोग हथियार बंद हैं, हाथ में भाले, डंडे, ये देखिए हाथ में हथियार लिए हुए लोग हैं जो पुलिस को पीटते हुए अंदर भगा रहे हैं। कारण इस वारिस पंजाब दे का एक नेता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किस कारण से किया, यह पुलिस की जांच का विषय है। कानून इसके लिए बने हैं, कोर्ट्स इसके लिए बनी हैं। अगर भीड़ इस तरह से फैसले लेने लग जाएगी, तो क्या होगा देश का? क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? यह लोकतंत्र चाहते हैं आप? यह है हमारा लोकतंत्र? इसे आप भीड़तंत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुलिस सिमट कर साइड में खड़ी होती हुई दिख रही है। पुलिस कमजोर नहीं होती है साथियों, कभी कमजोर नहीं होती है। एक पुलिस वाला पर्याप्त होता है इस पूरी भीड़ को पीछे सरकाने के लिए। कमजोर होती हैं सरकारें जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन पुलिस वालों को आदेश नहीं देती हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। ये साइड में खड़े हुए पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनके ऊपर बैठा हुआ कोई नेता होगा जो इन्हें फोन पर कह रहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना है। अदरवाइज पुलिस, 4 पुलिस वाले 400 आदमियों के ऊपर भारी पड़ते हैं। और आप क्या देखते हैं यहां पे?
लॉ एंड ऑर्डर का यह मजाक बनते हुए हमारे देश में हम देख रहे हैं, और ये लोग खालिस्तान समर्थन के नारे लगा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, ये अजनाला करके स्थान है पंजाब के अंदर, जहां पर इतना बड़ा हुजूम एक पुलिस थाने पर अटैक करता है और साथ में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी लेकर जाता है। यानी कि तरीका क्या अपनाया? गुरु ग्रंथ साहिब लेकर पुलिस थाने चलो। छह 600 पुलिस कर्मचारी, 1,500 भीड़, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ये केवल राजनीति है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस के साथ इतनी बेअदबी। केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, अपने आकाओं को खुश किया जा रहा है कि भैया तुम राजी रहो, हमने बढ़िया काम कर दिया है, और ये आदमी हीरो बन गया है। खैर कोई नहीं जी, चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले आपको बता दें 27 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे से आप लोगों के लिए एक 15 क्वेश्चंस की सीरीज हम इसी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ाएंगे। जीएस पेपर 3 के हिसाब से ये सेशन जो आपको पढ़ा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी के लिए बहुत मायने रखती है। पंजाब में गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब के जत्थेदार अमृतपाल के हजारों समर्थकों ने पुलिस थाने पर हमला किया, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाई थी, लवप्रीत सिंह तूफान नाम भी देखिए इनका, जिसको गिरफ्तार करके लाई थी, उसका फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। अगेन मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि पुलिस कमजोर होती है, पुलिस ये होती है, पुलिस वो होती है। पुलिस कुछ भी नहीं होती है। पुलिस जितनी सरकार ताकतवर होती है, पुलिस उतनी ताकतवर होती है। जितनी सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, अगर सरकार चाह ले तो इस दुनिया में अपराध तुरंत समाप्त। आपको नहीं पता मित्रों, पुलिस के पास जो संसाधन है, पुलिस के पास जो शक्ति है, यदि वो अपराध मिटाने में पूर्णतया इस्तेमाल करे और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, अपराध मिटाने के पहले आंसर में अगर आप पहला पॉइंट अगर नोट करें तो वो आंसर है राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनेता अगर चाह ले कि इस राज्य से अपराध खत्म होने हैं, अपने निजी स्वार्थों को किनारे रख दें, अपराधियों का खुद से जो पालन पोषण है वो बंद कर दें, तो अपराध नहीं टिक सकते। आप जो फिल्मों में देखते हैं ये अधूरा सच है। पूर्ण सच ये है कि पुलिस बहुत, हमारा संविधान, हमारा सीआरपीसी, हमारी आईपीसी जबरदस्त पावरफुल चीज है। केवल कानून के शासन से पूरी तरह सुशासन लाया जा सकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल सिंह रंधावा कह रहे हैं कि हमलावर तलवार और बंदूक के साथ में लाए थे। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है भाई ये? और पुलिस हाथ बंद करके खड़ी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। गनधारी बंदूक लेकर के पुलिस थाने में अंदर खड़े हुए हैं, पुलिस सफाई दे रही है। पुलिस कमजोर नहीं है। अमृतपाल सिंह अपने समर्थक लवप्रीत सिंह तूफान के खिलाफ केस दर्ज कराने का विरोध करता है, तो अमृतपाल सिंह नामक ये जो व्यक्ति जिसकी लीडरशिप में ये सारा काम हो रहा है, पुलिस उस व्यक्ति को रिहा कर देती है। यह है वो व्यक्ति जिसको रिहा किया गया, लवप्रीत सिंह तूफान। इसकी गिरफ्तारी से यह हुजूम उमड़ा था, और यह वो व्यक्ति है अमृतपाल सिंह। ये जो ओपन इनविटेशन दे रहा है ना, ये भीड़ तंत्र को बड़ा फैसिनेट करता है। 4 अंग्रेजी के शब्द बोलो, अपनी बातें स्पष्ट तैयार रखो, बिना ज्ञान के अपनी बातें पेल दो। ये व्यक्ति बोलता है कि मैं ओपन इनविटेशन देता हूं, डेमोक्रेसी पर चर्चा होनी चाहिए, खालिस्तान क्यों नहीं होना चाहिए। आप देश की विभाजनकारी बातें करते हैं, आपको तो 2 मिनट लाइव प्रसारण में भी नहीं आना चाहिए। कहां है वो स्टेट गवर्नमेंट जो इस तरह के भाषण देने वाले व्यक्ति को खुलेआम घूमने दे रही है? किसको खुश किया जा रहा है? सुनिए। दुनिया भर के स्कॉलर्स को ओपन इनविटेशन है, जेड़ा जिथों होना चाहता आ सकता है, मोस्ट वेलकम है। कोई सेफ्टी का उन्होंने प्रॉब्लम नहीं होगी, असं मेक श्योर करांगे उन्होंने सारे सेफ्टी आउन आके डायलॉग करना। असं ये गल दुनिया पद्धर के उत्ते कहना चाहते हैं कि जिहड़ी सेल्फ डिटरमिनेशन है ये मनुख का बर्थ राइट है, और जे ये साडा राइट सिखां दा है
ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ। ये खालिस्तान की खुलेआम बात कर रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ खालिस्तान और कुछ नहीं, एक और देश की मांग है, खालसा का स्थान, सिखों का अपना देश। कोई भी सिख इसकी बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं है। देश की मेजॉरिटी सिख जो देश में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनका पूरा समर्पण, जिनके द्वारा हमेशा त्याग भारत की सेवा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए किया गया है, इन जैसे कुछ लोगों के कारण वो सामाजिक हाशिए पर चले जाते हैं, समाज में टूट का कारण बन जाते हैं। अदरवाइज सिखों की देश की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण के भाव रहे हैं वो अतुलनीय हैं। देश की चाहे सिख रेजिमेंट हो या सिखों के द्वारा देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए युद्धों में किए गए पार्टिसिपेशन हो, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस जैसे कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे अपने हौसले से ये इस तरह की बातें आज के सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह से रखते हैं और राज्य सरकार बिल्कुल बिल्कुल पंगा स्थिति के अंदर बनी बैठी रहती है। अब तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, केवल इस बयान से कि यह खालिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं। यह अमृतपाल है, गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे छिपकर जाता है, पुलिस से जब छुड़ा लाता है अपने साथी को फिल्मी स्टाइल में, तब बंदूक के साथ मर्सिडीज जैसी गाड़ी में खुली छत पर खड़ा होकर के रोड शो निकालता है कि मैंने पुलिस को हरा दिया। यह किसके सामने चैलेंज हो रहा है? पुलिस नहीं हारती दोस्तों। पुलिस आखिरी दम तक देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कोई से भी देश, कोई से भी राज्य की पुलिस हो, कमजोर नहीं होती है। वो राज्य सरकार की राज्य व्यवस्था होती है जो अपने ऑर्डर के तहत पुलिस को कदम तक नहीं उठाने देती है। यह राज्य को चुनौती देता हुआ व्यक्ति निकलता है। और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जब रिपोर्टर पूछते हैं तो कहता है हमारे यहां सब बढ़िया सी, हमारे यहां सब चंगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह चंगा सी किस मुगालते में जी रहे हैं नहीं समझ में आता है। कहता है यह व्यक्ति कि मैंने कोई गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ नहीं ली, मैं तो ऐसे ही गया था। हालांकि ये लोग जितना तेजी से बनते हैं उतनी तेजी से खत्म भी होते हैं। भिंडरवाला जिसकी ये कॉपी कर रहा है वो भी ऐसे ही मारा गया था। ये सुनो, सवाल पूछ रहा है, व्हाई यू थिंक खालिस्तान इज अ बैड थिंग? दोबारा सुनिए क्या बोल रहा है। वी हैव राइट टू से दैट वी वांट ए सेपरेट कंट्री। कहां बोल रहा है भाई तू ये बातें? इंडिया में बोल रहा है कि इंडिया में मैं एक अलग देश चाहता हूं। कौन सा लोकतंत्र, कौन से संविधान का कौन सा भाग ये बोलता है भाई? तो डेमोक्रेसी के नाम पर क्या कहना चाह रहा है? कौन से देश की डेमोक्रेसी में जी रहा है? अपने देश की डेमोक्रेसी में कहीं नहीं लिखा है यार। ये हमारे देश के संविधान से चलता है देश। संविधान के अंदर ये अभिव्यक्ति नहीं है कि आप देश की तोड़ने की बातें कर सकें। और आप देश की तोड़ने की बातें करेंगे ना तो भाई खून खौलता है यार। और ऐसे राजनीतिक आकाओं से सवाल पूछना चाहिए। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन सब बाद में बांट लेना। देश को मत तोड़ो यार, ये सब फालतू की चीजें नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों से वोट मिलकर के आपको काम मिल जाएगा तो फिर स्थितियां विकट हो जाएंगी। ये व्यक्ति फिर से सुने। We have right to self-determine. We have right to, say that we want a separate country in peaceful manner. We have right to say that we want a separate country in rightful way. 26 साल का लड़का है, इसने डेमोक्रेसी की पूरी स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पढ़ी होगी अभी तक। भारत के संविधान के बारे में इसको एक अक्षर नहीं पता होगा। लेकिन ऐसे लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर, इधर उधर से ज्ञान लेकर, क्योंकि दुबई में ट्रक चालक था ये, दुबई के अंदर कोई कंपनी चलाता था, अभी लौट के आया 2021 में वहां से आने के बाद, और इसी जिस पार्टी की ये बात कर रहा है ना, वारिस पंजाब दे, इसी ने ही दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था, जो लाल किले के ऊपर जो सिख झंडा पहनाने की कोशिश की गई थी, उस पार्टी से है ये व्यक्ति। ये किस तरह के एजेंडा से आ रहा है ये किसी को समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोगों को बरगलाने के लिए ये जिस तरह से मीडिया का उपयोग कर रहा है, मीडिया के सेंटीमेंट्स को, जनता के सेंटीमेंट्स को, क्योंकि जनता हमारी भोली है, उन्हें लगता है कि जब मीडिया पर इसने ये बात बोल दी तो हो सकता है ये सही बोल रहा हो। एक तो हमारे यहां व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बोल दे और अंग्रेजी बोल दे तो ऐसा लगता है कि बस अब तो यही सच है। वही काम कर रहा है ये एकदम असत्य है। हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश के मूल अधिकार कहीं इस तरह की बात नहीं करते हैं। ठीक है,
इसके बारे में यहाँ के सांसद भी समर्थन में है। राजनीति बुरी हालत में है इस यहाँ की, मतलब खैर जो भी है, फिलहाल के लिए आप अपने विचार क्या रखते हैं वो मुझे बताएं। एक्चुअली क्या था कि मैं इस सेशन को लंबा लेने वाला था, लेकिन मूड इसको सेशन को पढ़ के मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे शायद इमोशंस पहली बार बिगड़ते हुए आपने देखे हों।